अभिनंदन। जीआर स्टडी हब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में जो पीछे पढ़ा था संधि, संधि के 3 रूप पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर पढ़ा स्वर संधि। और स्वर संधि में अपन ने पढ़ लिया था दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हर्ष स्वरों का दीर्घ हो जाता है। गुण संधि में ए और ओ रूप है, वो स्वरों का गुण रूप है। और आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, स्वर संधि का तीसरा रूप यानी कि वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि जैसा नाम ही विदित है, वृद्धि। क्या इसमें वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। अब कैसे बढ़ोतरी होती है? ये कोई चीज नहीं, ये कोई वस्तु नहीं, ये कोई मूल्य नहीं जिसकी बढ़ोतरी हो जाए। यहाँ पे स्वरों की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होगी? स्वर संधि है तो स्वरों की वृद्धि होगी। वृद्धि स्वर संधि में स्वरों की वृद्धि कैसे? अगर अ और आ के सामने ए और ऐ दोनों में से कोई भी आता है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। अगर अ और आ के साथ ओ और औ का संगम होता है तो दोनों की संधि होती है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इस प्रकार वृद्धि संधि यानी कि कोई भी अ आ के सामने जब स्वर आएगा तो उसका बड़ा रूप, जैसे ए और ऐ आया तो ए की जगह ऐ हो गया और ऐ की जगह भी ऐ हो जाएगा। तो वृद्धि स्वर संधि जिसमें अ ऑब्लिक आ और उसके साथ अगर ए या ऐ आता है तो उसका क्या हो जाएगा? ऐ। और ए का संगम होगा तो भी ऐ होगा, आ और ऐ का होगा तो भी ऐ होगा, आ का ए से होगा तो भी ऐ होगा। तो हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। वृद्धि स्वर संधि नाम ही वृद्धि है यानी कि ए की वृद्धि ऐ, ओ की वृद्धि औ। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा रहता है, बड़ा होता है वो लड़का हो जाता है, लड़के से वो युवा हो जाता है और युवा से वो प्रौढ़ हो जाता है और प्रौढ़ से वो वृद्ध हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी वृद्धि हो रही है स्वरों की। अ के साथ अगर ए आया तो ऐ हो जाएगा, ऐ आया तो भी ऐ हो जाएगा, आ के साथ ए आया तो ऐ हो जाएगा। उदाहरण के तौर से एक धन एक, एक धन एक, क में अ की मात्रा है और यहाँ पे ए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यानी कि अ के साथ कौन जुड़ रहा है? ए जुड़ रहा है। तो अ और ए मिलकर के क्या होना चाहिए? ऐ होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ए क और ये ऐ की मात्रा और फिर क्या बचा पीछे? क। एक एक धन एक बराबर एक एक, एक धन एक बराबर एक एक। ये किसका उदाहरण हो गया? अ और ए का उदाहरण। अगर इनको अलग अलग लिख लें तो अ धन ए बराबर ऐ, अ धन ऐ तो भी ऐ, आ धन ए ऐ और आ धन ऐ तो भी ऐ होगा। ये इसके वृद्धि संधि के 4 रूप। किसमें? जिसमें अ और ए ऐ का संगम हो। इसका दूसरा रूप और होगा। पहले इसके कुछ और उदाहरण लेते हैं। एक मत, अ धन एक, मत धन एक के, मत धन एक के, ये ऐ है। अ का संगम किससे हो रहा है? ऐ से। अ में ऐ होगा तो क्या हो जाएगा? वही ऐ रहेगा यानी कि यहां पर हमारा हो जाएगा मतेक। क्या हो जाएगा? मतेक। मत धन एक के बराबर मतेक।
फिर जल धन ओ। तो अपन तो पढ़ रहे थे अ के साथ ए और ऐ का संगम, ये ओ कहां से आ गया? ये भी वृद्धि संधि का ही रूप है, ये दूसरा रूप है। इसमें अपन समझेंगे अ और आ के साथ अगर ओ या औ आता है तो उसका क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। और ये उसी का उदाहरण है, अ के साथ किसका संगम हो रहा है? ओ का हो रहा है। यानी कि जल, मात्रा किसकी लगेगी? औ की। पीछे क्या बचा? घ, क्या हो जाएगा? जलो। एक धन एक, एक एक, मत धन एक के, मत एक के, जल धन ओ, जलो। और इसके कुछ और उदाहरण लेते हैं, जिसमें महा धन औषधि, महाधन औषधि, यानी कि म ह और उसमें आ की मात्रा है, किससे संगम हो रहा है? औ से हो रहा है। तो आ का अगर औ से संगम हो तो क्या होगा? औ, यानी कि उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर अपन लिखेंगे महोष। क्या हो जाएगा? महोष, महाधन औषधि, महोषधि। अब अ और आ के साथ ए आई का संगम ऐ, अ और आ के साथ ओ का संगम औ, ये इसकी वृद्धि संधि होगी। यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि है वो कंप्लीट होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे इसका अगर इस तरह खुला रूप किया जाए तो वो एक साथ देख लीजिएगा, अ धन ओ, अ धन औ, आ धन ओ और आ धन औ, सभी का रूप क्या रहने वाला है? औ रहने वाला है, क्योंकि इनका वृद्धि रूप है स्वरों का, वो क्या है? स्वरों का वृद्धि रूप है वो ऐ और औ है। इधर ऐ आई थी, उधर औ आया था। स्वरों का वृद्धि रूप था, स्वरों का गुण रूप था जिसमें ए और ओ था जो गुण संधि में था। स्वरों का दीर्घ रूप था, यानी कि वो हमारी दीर्घ स्वर संधि में था। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वृद्धि संधि के बाद स्वर संधि का चौथा रूप, कौन सा रूप? चौथा। स्वर संधि का चौथा रूप है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। ये जो यण शब्द लिखा है, अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो इस यण का कुछ अर्थ होता है। यण का अर्थ यह है, उसमें यण में ये लिखा होता है, यण एक उनके जो 18 सूत्र है संस्कृत में, उसमें एक यण दिया, और यण का मतलब है य, व, र और ल। यानी कि अगर ई और ई के सामने कोई असमान स्वर आया तो उसका य हो जाता है। उ और उ के सामने कोई अगर असमान स्वर आया तो उसका व हो जाता है। री के सामने कोई असमान स्वर आया तो उसका र हो जाता है। और संस्कृत में मैंने बताया था लरी भी होता है, अगर लरी के सामने कोई असमान स्वर आया तो उसका ल हो जाता है। तो यण संधि उसी आधार पे इसका नाम यण दिया गया। इस यण को अगर खोलते हैं तो इसमें य, व, र, ल शामिल होता है। अपन हिंदी की बात कर रहे थे, हिंदी में यण संधि का पहला नियम कि अगर ई और ई के सामने, ई या ई के सामने असमान स्वर आए तो क्या होगा? तो ई है वो किस में बदल जाएगी? ये में। तो ये बन गया। अगर उ और उ के सामने
असमान स्वर आया, तो वह हो जाता है, क्या हो जाता है, वह हो जाता है। इसी प्रकार री के सामने कोई असमान स्वर आया तो क्या हो जाएगा, उसका र हो जाएगा। उसी प्रकार संस्कृत में लृ शब्द, उसके सामने असमान स्वर आया तो यहाँ पे ल हो जाता, वो अपने इसमें नहीं, अपन हिंदी की बात है। तो ई और ई के सामने असमान स्वर आए तो यह बन जाता है, उ और उ के सामने कोई असमान स्वर आए तो वह हो जाता है, री के सामने कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब उदाहरण के द्वारा इन्हें समझेंगे। जैसे एक शब्द है प्रत्युत्तर, अलग अलग रूप नहीं है, इसे तोड़ना। एक होता है संधि विच्छेद और एक होता है संधि। संधि का मतलब है जुड़ना और संधि विच्छेद का मतलब है उसको तोड़ना, बिखेरना। जैसे प्रत्युत्तर शब्द है, इसमें अपन को दिख रहा है ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, प्रति, पीछे क्या बचा, जब इसमें से प्रति ले लिया, मात्रा किसकी थी, ऊ की, यह टूट गया, यह बचा ही नहीं, प्रत्युत्तर। प्रति धन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। जब अपन संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पहले से यही चीजें बताई और उसकी संधि की, लेकिन संधि विच्छेद का भी आपको ध्यान रखना है। संधि विच्छेद है, यह कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। संधि विच्छेद पूछा जाता है तो केवल आपको संधि के अनुरूप विच्छेद करना है, और आपको पूछा जाए इस शब्द का विग्रह क्या होगा या विच्छेद, इस शब्द का विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद ना करके शब्द का विच्छेद पूछ लिया जाए तो उसके लिए उस शब्द के जितने भाग टूटते हैं उपसर्ग अलग कीजिए, प्रत्यय अलग कीजिए, संधि अलग हो रही है तो संधि भी अलग कीजिए। तीनों रूप अलग करोगे तो वो किसमें आ जाएगा, विच्छेद में। और अगर सिर्फ पूछा जाता है कि संधि का विच्छेद करो तो संधि तो ये हो रखी है और उसका विच्छेद किया, प्रत्युत्तर हो गया। उसी प्रकार प्रति धन एक, ई है, सामने असमान स्वर आ गया, ई के सामने असमान स्वर ए आया, ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। उदाहरण से देख ले आप, प्र तो अलग है, त अलग ले लिया, पीछे क्या बची, ई, और उसमें किसका संगम हो रहा है, ए का, पीछे क्या बचा, क। अब कैसे, तो क्या प्र, त, ई और ए, प्र तो यही रहेगा, त हलंत, और फिर ई का क्या हो जाएगा, असमान स्वर आया तब यह हलन, पीछे क्या बचा, ए और क। अब इसमें देखो, प्र तो हलन, ये ए जुड़ गया इसमें, और क। अब इनको लिख लीजिए, प्र आधा त, ये और क, प्रत्येक। ये हमारी कौन सी संधि हो गई, यण संधि। यण संधि का पहला रूप या पहला नियम कि ई और ई के सामने असमान स्वर है तो यह हो जाता है। उसी प्रकार अपन और लेते हैं, जैसे अपन ने एक शब्द ले लिया इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि। ई का असमान स्वर के साथ जब संगम होगा तो ई का क्या हो जाना चाहिए, नियम ये कहता है कि ई और ई के सामने अगर कोई असमान स्वर आए तो उसका यह हो जाता है इति धन आदि। इत्यादि, जो ई थी उसका यह हो गया, साथ में जुड़ गया आ, इत्यादि, इति धन आदि, ये इत्यादि हो गया। उसी प्रकार
उ और उ के सामने कोई असमान स्वर आए तो उसका व हो जाता है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं शू धन आगत, शू धन आगत स्वागत। कैसे? उ का व असमान स्वर आया इसलिए श हलंत हो गया, व आ की मात्रा जुड़ गई, वा और पीछे गत, स्वागत। शू धन आगत स्वागत। जिस प्रकार वधु घर पे आती है तो उसे वधु का आगमन, और वधु आगमन को अगर अपन जोड़ते हैं वधु धन आगमन तो उ का क्या हो जाएगा? व हो जाएगा, और वही चीज ध हलंत वधवागमन। वधु धन आगमन क्या हो गया? वधवागमन। और तीसरा नियम हमारा कहता है अगर री के सामने कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है? र हो जाता है। इस चीज में ध्यान रखना, अपन ने एक पीछे पढ़ा था री के सामने अगर कोई असमान स्वर, यहां पर री के सामने असमान स्वर आ रहा है और वहां पे क्या था? अ और आ के सामने अगर री आती है तो उसका अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। कौन सी संधि थी वो? महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, गुण संधि थी। कौन सी संधि थी वो? गुण संधि थी। और ये यण संधि है। यण संधि में री पहले आएगी, री के सामने कोई असमान स्वर आएगा तब क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। जिस प्रकार मात्र, अब ये मात्र शब्द मैं जो बोला वो मात्र गलत है। इसको पढ़ते वक्त आपका उच्चारण री से होना चाहिए मात्री। मात्र कौन सा होता है? मात्र तो ये मात्र जो केवल के लिए उपयोग होता है वो कौन सा शब्द है? मात्र। तो ये क्या लिखा हुआ है? मात्री। मातृ धन इच्छा, मातृ री के साथ ई का संगम असमान स्वर आया तो री का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। यानी कि क्या होगा यहां पर? फिर मातृइच्छा। क्या होगा? मातृइच्छा। मातृ धन इच्छा यानी कि मातृइच्छा, मां की इच्छा। मां की इच्छा होती है मेरा बेटा पढ़े लिखे गुणवान बने और दुनिया में मेरा नाम रोशन करे, खुश रहे, सदा मस्त रहे। मातृ धन इच्छा, मातृइच्छा। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। पितृधन आज्ञा। किसकी आज्ञा? पिता की आज्ञा यानी कि पितृधन आज्ञा। री है, असमान स्वर र हो जाएगा तो यहाँ पर पी आधा त यानी कि आधा त और उसमें र मिल जाएगा तो हो जाएगा त्र, और उसमें आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। पितृधन आज्ञा यानी कि पित्राज्ञा। इसमें यह भी हो सकता था पितृधन इच्छा, पितृइच्छा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। तो ये हमारी कौन सी संधि हुई? यण संधि हुई। यण संधि ई और ई के सामने असमान स्वर आए तो यह बन जाएगा। उ और उ के सामने असमान स्वर आए तो व हो जाता है, और री के सामने असमान स्वर आए तो उसका र हो जाता है। ये हमारी संधि है। संधि विच्छेद में आपसे यह भी पूछा जा सकता है, जिस प्रकार प्रत्युत्तर पहले दिया गया, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, वधवागमन का क्या होगा, मातृइच्छा का क्या होगा। तो वापस उसका उत्तर यही होगा। इसलिए ई और ई के सामने असमान स्वर है तो यह, और उ के सामने आए तो व, री के सामने आए तो र। तो ये हमारी यण संधि समाप्त होती है। और यण संधि के बाद हमारा अगला टॉपिक स्वर संधि का अंतिम रूप। हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसमें स्वर संधि समाप्त होने वाली है। स्वर संधि का अंतिम रूप जिसे अपन कहेंगे अयादि स्वर संधि। अय आदि, अय आदि संस्कृत में मैंने आपको बताया था यण का अर्थ अलग होता है। इसी प्रकार संस्कृत में अय आदि, अय आदि का मतलब अय और आदि, अय आय, अब और आप।
ये सारी चीजें अगर आप एक बार संस्कृत की व्याकरण पढ़ लेते हो तो आपकी हिंदी की व्याकरण अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। और जीआर स्टडी हब में भी संस्कृत की क्लासें लगाई जाएगी, उसमें आप वीडियो को देखोगे तो उसमें ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन स्वर संधि का 5वां रूप और अंतिम रूप अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के 4 नियम हैं, उन 4 नियमों से होकर गुजरने वाली संधि कौन सी है? अयादि स्वर संधि, जिसमें पहला यह है कि ए के सामने कोई असमान स्वर आए। ए के सामने असमान स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अगर ए के सामने असमान स्वर आए तो उसका अय हो जाएगा, आई के सामने आएगा तो उसका हो जाएगा आय, ओ के सामने असमान स्वर आएगा उसका हो जाएगा औ, और औ के सामने असमान स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ये हमारी अयादि संधि कहती है कि ए के सामने अगर किसी शब्द में आपको अय की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मतलब यह हुआ कि उस शब्द के अंदर अयादि स्वर संधि है। अगर उसमें आय की ध्वनि सुनाई दे रही है तो उसके अंदर अयादि स्वर संधि है। आव की और औ की, इन चारों में से अगर कोई भी ध्वनि किसी शब्द को पढ़ते वक्त आपके दिलो दिमाग को छू रही है, आपके कर्ण पर्दों को छू रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर अयादि स्वर संधि होगी। अय, आय, औ और आव। इनके उदाहरण देखते हैं अपन। जिस प्रकार नयन, इन शब्दों को कौन नहीं जानता? नयन। कुछ नयन ऐसे भी होते हैं, लुभावने भी होते हैं, डरावने भी होते हैं। अगर नयन पापा के हो तो डर लगता है, अगर नयन माँ के हो तो प्यार उमड़ता है, और अगर नयन किसी नायिका के हो फिर तो दिल बाग बाग हो जाता है। नयन, इस नयन के अंदर नयन अपन ने पढ़ा नयन, अय सुनाई दिया, अय। चलो अय, न, अय और पीछे क्या बचा? न। इसको तोड़ना है। अय, अय के सामने कौन सा स्वर? कोई असमान स्वर किसके सामने आया है? ए के सामने आया है, इसलिए यहां पर किसकी उत्पत्ति हुई है? तो अपन ने यहां पे ले लिया ए, अलग कर लिया, सामने क्या आया है? ओ आया है असमान स्वर, और न। अब इनको अलग अलग कर ले। न में ए जुड़ेगा, हो जाएगा ने, और उधर क्या रहेगा? अन। ने धन अयन बराबर क्या होगा? नयन। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण, जैसे नयन है चयन, किसी का किसी भर्ती में चयन होता है, और भी कई प्रकार के चयन होते हैं। दूल्हे का चयन या फिर दुल्हन का चयन, पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट का चयन, किसी विभाग में चयन, कोई और कार्य कर रहे हो उस बिजनेस के अंदर क्या करना है, वो चयन। चयन। चे धन अन बराबर क्या हो जाएगा? चयन। उसी प्रकार नयन और चयन ये तो थे हमारे ए के रूप। अगर ऐ आ जाए, जिस प्रकार मैंने यहां पे लिख दिया नई धन अक, नई धन अक, यानी कि ऐ है, असमान स्वर आया तो क्या हो जाएगा? आ। ये अ उसमें शामिल हो गया, पीछे क्या बचा? क। नायक। अपन ने एक शब्द लिखा गायक। क्या लिखा? गायक। इसका विच्छेद करिए। गायक पढ़ते ही अपन को आय ध्वनि सुनाई दी, गायक, तो क्या हो जाएगा? गई धन अक, गायक। ये हमारी कौन सी संधि का रूप हो गया? अयादि संधि का दूसरा नियम, जिसमें
ऐ के सामने समान स्वर आए तो उसका आय हो जाता है। उसी प्रकार हमारा तीसरा नियम, ओ के सामने अगर कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, अब हो जाता है। वो कैसे होगा, जैसे पो धन अन, पो धन अन, ओ असमान स्वर आया, ओ का हो जाएगा आ, यानी कि यहाँ पे प हलन, ओ निकल गया, ओ का अ से मिलन हुआ तो क्या हो गया, आब हो गया, सॉरी अब हो गया। और उसके बाद पीछे क्या बचा, न। अब इनको जोड़ लीजिए, प हलंत है, अ जोड़ा तो प पूरा हो गया, व न पवन, पो धन अन का क्या हो गया, पवन हो गया। उसी प्रकार एक बार इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारी अयाति संधि का तीसरा नियम, जिसमें ओ के सामने कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, अब हो जाता है। और उसका पहला उदाहरण अपन ने देखा, पो धन अन बराबर क्या हो गया था हमारा, पवन हो गया था, पो धन अन पवन। उसी प्रकार एक शब्द है नबी, इसमें भी अपन को अव की ध्वनि सुनाई दे रही, पहले अव है फिर ई की मात्रा है, तो उसमें क्या होगा, नो धन ईन क्या हो जाएगा, नबी। अब हमारा चौथा नियम, जिसमें ओ के सामने असमान स्वर आए तो उसमें आव हो जाता है, तो इसमें अपन लेंगे पो धन अक, सॉरी पौ धन अक। पौ में जब अक जुड़ेगा, औ के सामने असमान स्वर आया तो क्या नियम कह रहा था, आव हो जाएगा, यानी कि पौ का हो जाएगा पाव, पौ में अ जुड़ेगा पाव और पीछे क्या बचा क, पावक। पावक क्या होता है, पावक होती है आग, अनल अनिल अग्नि। अब इसमें अगर पौ में अन जुड़ता है तो कैसा हो जाता है, पावन करते हो जाता है, पावन। जिस प्रकार सावन, सावन का महीना पवन करे तो, दो उदाहरण एक साथ ही हो गए, सावन का महीना और पवन, सावन और पवन। सावन में औ वाला नियम क्लियर होता है और पवन में ओ वाला नियम क्लियर होता है। सावन शौधन अन बराबर क्या हो जाएगा, सावन। तो हमारी अयादि स्वर संधि यही समाप्त होती है और हमारी यूं कहे कि स्वर संधि के पांचों भेद यहाँ पर हमारे क्लियर हो गए, जिसमें अयादि स्वर संधि इसका अंतिम पांचवा रूप था, जिसमें ए के सामने असमान स्वर आए, ऐ के सामने आय, ओ के सामने अव और औ के सामने आव हो जाता है। अब इस कक्षा में आपने जो संधियां की है इसका एक स्पष्ट ध्यान रखना, ज्यादातर हम इसी वे में चले हैं जिसमें हमने पहले संधि विच्छेद था उसकी संधि की थी, लेकिन दिमाग हमेशा दोनों तरफ हमारा घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज भी घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज संधि का नियम यही कहता है कि आप एक बार इधर घूमिए और दूसरी बार इधर घूमिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आपका दिमाग लेफ्ट राइट होना चाहिए, कमर नहीं। अब इसमें पावक शब्द दे दिया तो उसको तोड़िए, पौधन अक, पावन दे दिया तो पौधन अन, ये दिमाग में रहना चाहिए। पौधन अन दे दिया तो उसका आप पावन कर दोगे, ये चीज स्पष्ट क्लियर रहनी चाहिए। तो ये हमारी संधि स्वर संधि समाप्त होती है। आपका ये वीडियो जितना आपको पसंद आता है, जितना से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इनके अलावा इसको पढ़ते भी रहे। मुख्य बात ये पढ़ें, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जीआर स्टडी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।